हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम मस्त। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज हम चैप्टर मोशन। ठीक है, मोशन स्टार्ट करना है। देखते हैं मोशन में क्या क्या आएगा हमारे पास। तो स्टार्ट हमें क्या करना है? मोशन। फिजिक्स में वी हैव टू स्टार्ट मोशन। तो दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन है रेस्ट और दूसरी कंडीशन है मोशन। इन दोनों वर्ड्स को अगर हम समझें तो क्या मतलब हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है, तो हम कैसे क्लियरिफाई करेंगे कि हाँ ये रेस्ट है ये मोशन है? देखो, रेस्ट और मोशन दोनों के दोनों रेस्पेक्ट वर्ड हैं। रेस्पेक्ट वर्ड का मतलब हो गया किसी के रिलेटिव में चलेंगे ये वर्ड। हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमारे लिए रेस्ट में है तो सबके लिए रेस्ट में। नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे एग्जाम्पल समझते हैं, चलो। जैसे बस में जा रहे हो कहीं, ठीक है, बस में आपके बगल में एक लोग बैठा हुआ है, कोई भी, ठीक है, कोई भी फैमिली मेम्बर एक बगल में बैठा हुआ है और आप बैठे हुए। तो अब बस चल रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका फैमिली मेम्बर साइड में बैठा हुआ है वो रेस्ट में है मोशन में, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वो हमारे रेस्पेक्ट रेस्ट में है क्योंकि हम लोग आराम से बातचीत कर रहे हैं उनसे। लेकिन वही अगर कोई सड़क से उसे देखेगा, बाहर से कहीं से देख रहा है, तो वो आप दोनों को क्या नोट करेगा कि आप दोनों के दोनों कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं, चल रहे हैं। चल रहे हैं मतलब मोशन में है दोनों। तो वही पर्सन जो आपके लिए किस में था? रेस्ट में था, वो बाहर खड़े हुए किसी दूसरे अननोन पर्सन के लिए किस में आ गया है? वो मोशन में आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अर्थ है, अर्थ को हम अगर हम नोट कर रहे हैं कि हम खड़े हुए हैं तो अर्थ कैसी है? स्टेशनरी है। अर्थ को अगर हम बोलेंगे तो स्टेशनरी बोलेंगे। अर्थ कैसी है? स्टेशनरी। लेकिन क्या वास्तव में अर्थ स्टेशनरी है? नो, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। क्लियर है? तो वो सन के अराउंड क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, तो मोशन में है वो तो। और अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही है वो, तो दो दो मोशन है उसके पास तो। लेकिन जब हम नोट करते हैं तो वो किस में होती है? रेस्ट में। डिफरेंस हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए जो चीज़ रेस्ट में है वो सबके लिए रेस्ट में है, या हमारे लिए जो मोशन में वो सबके लिए मोशन में। नहीं, वो रेस्पेक्ट वर्ड है। मतलब है ये बताना पड़ेगा कि वो किसके रेस्पेक्ट तुम बता रहे हो, ये बताओ। क्लियर हुई बात है? तो रेस्ट और मोशन दोनों के दोनों क्या हैं? रेस्पेक्ट हैं, रिलेटिव वर्ड हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम डेफिनेशन तो बतानी है हमें, तो डेफिनेशन के लिए क्या करेंगे? रेस्ट और मोशन दोनों को हम डिफाइन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे वो रेस्ट में। और टाइम के रेस्पेक्ट अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो किस में है? मोशन में। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और इसका उल्टा कर दो, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? तो मोशन और रेस्ट दोनों एग्जांपल क्लियर हो गए और समझ में भी आ गया कि हाँ ये क्या कंडीशन है इसकी। ठीक है, अब लेकिन हमें जो पढ़ना है मोशन, वो भी क्या पढ़ना है? हमें लॉज पढ़ने, फोर्स पढ़ना है मेन। ठीक है, तो मोशन वाला चैप्टर तो फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ही लिया था। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमें क्या पढ़ना है? इसमें फोर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो स्टार्टिंग इसलिए किया था क्योंकि इसमें हमें यूज़ करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें क्या पढ़ना है? फोर्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मोशन की बस रिलेटिव वर्ड बताना था क्योंकि इसे यूज़ करेंगे आज हम, इसलिए पहले से एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? पुश और पुल। बस अगर इतना सा भी लर्न कर लें तो सफिशिएंट है हमारे लिए। अभी तो क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश कर रहे हैं या फिर उसे हम क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? फोर्स है। तो फोर्स इज पुश और पुल एंड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम क्या कर रहे हैं? पुश और पुल कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज इट्स स्टेट। स्टेट का मतलब क्या हुआ? स्टेट का मतलब है रेस्ट और मोशन। मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में भी आ सकती है, अगर वो मोशन में है तो उसे हम रेस्ट में ला सकते हैं। मतलब उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फोर्स। चलिए, दूसरा क्या कर सकता है? पुश और पुल, और फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द मोशन।
जो भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो उसकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन होगी, हम उस पर फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम उस पर फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, तो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है फोर्स। और क्या कर सकता है फोर्स, और क्या करेगा फोर्स, क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है, एक रबर बॉल ले लो, उसे चारों तरफ से दबाओ ऐसे, तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। शेप भी चेंज कर सकते हैं, तो शेप और साइज को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्लियर? तो ये फोर्स की बात हो गई कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में से मोशन में और मोशन से रेस्ट में चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है वो, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है वो, उसकी शेप और साइज को भी चेंज कर देगा। क्लियर? तो फोर्स वाली बात क्लियर हुई, फोर्स ये काम कर सकता है। ठीक है, फोर्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फोर्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से टू पार्ट्स हैं? फर्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्स, फर्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स। सेकंड क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे स्टेशनरी है, उस पर हो सकता है बहुत सारे फोर्स लग रहे हों, ठीक है, और वो मूव नहीं कर रही है। समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे एक टेबल है, इस टेबल पर ये ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक है, और ये रेस्ट में है। ये किस में है, ये रेस्ट में। अब इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं वो देखते हैं जरा। कैसे? एक सबसे पहला एक फोर्स लगेगा, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो हमें पता है। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक तो वही हो गया कि अर्थ उसे अपनी तरफ क्या करेगी, नीचे खींचेगी। तो टेबल पे रखी हुई ऑब्जेक्ट है, ये रखी है, तो ये नीचे खींच रही है, अर्थ ये नीचे जा रही है, नहीं जा रही है, नहीं जा रही, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ एक फोर्स और लग रहा होगा जो इसे बैलेंस कर रहा है। इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स और लग रहा है जो इसे क्या कर रहा है, बैलेंस। दिस इज नोन एज रिएक्शन फोर्स, और नॉर्मली रिएक्शन भी बोल देते हैं इसे। क्या है वो, रिएक्शन फोर्स है। वो कहाँ लग रहा है, वो ऊपर। तो जितना फोर्स अर्थ अपनी तरफ से खींचेगी उतना ही रिएक्शन फोर्स ऊपर लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी रहेगी। हम अर्थ पे खड़े हुए हैं इस समय, है ना। अब अर्थ हमें खींच रही है अपनी तरफ, अर्थ जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर वर्क करती है। अर्थ का जो सेंटर है उसकी तरफ खींचता है वो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम जमीन में घुस जाने चाहिए, नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो अर्थ की सरफेस है, उस अर्थ की सरफेस के डाउनवर्ड तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर लग रहा है रिएक्शन, और वो रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। तो ये दोनों फोर्स कैसे हो गए, बैलेंस्ड नहीं, दोनों फोर्स कैसे बैलेंस्ड हो गए। क्लियर हो गई बात है। अब हमने क्या किया, इसे पकड़ के खींचा, इधर हमने इस पर लगाया एक्सटर्नल फोर्स, अलग से पकड़ के इसे खींचा। तो जब खींचना मतलब फोर्स लगा रहे हैं, हमने इधर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट चल नहीं रही है, लेकिन ऐसा होता है ना, भारी कोई चीज़ है तो पकड़ के खींचो, अब वो चल नहीं रही है, चल नहीं रही, फोर्स तो लगा रहे हो और चल भी नहीं रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई फोर्स उसे क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, इसलिए तुम इसे मूव नहीं करा पा रहे हो। और वो वहां पर कौन है, वो है फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। समझ गए बात को। तो अब इसमें देखो 4 फोर्सेस लग रहे हैं, रिएक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है। अब जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे बैलेंस्ड हैं। कैसे हैं ये, बैलेंस्ड। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगी, उस ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्स वर्क करेंगे, 1 2 3 4 जितने भी होंगे, वो सभी क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर रहे हैं। अब देखना मैंने वर्ड यूज किया, उसकी स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में। ऐसा नहीं सोच लेना कि बैलेंस्ड फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगी, नहीं, बैलेंस्ड फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। बैलेंस्ड फोर्स की वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो इट विल रिमेन इन रेस्ट, एंड इफ इट इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन।
क्लियर? तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी बैलेंस फोर्स की वजह से। अब अनबैलेंस्ड क्या हो गया? अब बस क्लियर है, अनबैलेंस इसका उल्टा होगा, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगी अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, और अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी, अगर हम चाहेंगे तो। अगर हम चाहेंगे तो, ऐसा नहीं कि आ ही जाएगी, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्लियर हुआ। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, कितने भी फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, देन दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट। स्टेट चेंज नहीं होगी। देखिए मैंने दूसरा वर्ड नहीं यूज कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि उसकी शेप और साइज चेंज नहीं होगी। हो सकता है बैलेंस्ड फोर्स हो, लेकिन उसकी शेप और साइज चेंज हो सकती है। साइज चेंज कर सकते हो, जैसे बॉल ले लो, बॉल को इक्वली सारी तरफ से दबाव से, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन है बैलेंस्ड। कैसे बैलेंस्ड है? जैसे ये हमने लिया, ये बॉल ली, एक फोर्स इधर से लगाया, बिल्कुल इक्वल फोर्स इधर से लगा दिया, एक इधर से लगाया, एक इधर से लगा दिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक इधर से लगा दिया, एक इधर से लगा दिया। तो अब देखो सब बैलेंस हो रहे हैं, ये ऐसे बैलेंस कर देगा, ये ऐसे बैलेंस कर देगा, ये ऐसे बैलेंस करेगा, ये ऐसे बैलेंस करेगा, लेकिन फिर भी इसका साइज चेंज हो जाएगा। तो बैलेंस फोर्स स्टेट चेंज नहीं करने की बात तो सही है, लेकिन साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है, और अनबैलेंस्ड फोर्स जो होगा वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, रोक सकता है, दोनों बात। आगे से हम बैलेंस्ड फोर्स की तो बात करेंगे नहीं, बैलेंस्ड फोर्स मोशन में काम नहीं करेगा, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स है तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस की ही बात करेंगे। और जनरली हम जब वर्ड यूज करते हैं, इफ एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड या फोर्सेस अप्लाइड देन बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, तो वो बैलेंस्ड फोर्स नहीं है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। समझ गए ना? अगर हम फोर्स वर्ड यूज करके बॉडी की स्टेट को चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो वो फोर्स कौन सा है, अनबैलेंस्ड है। लेकिन अब बार बार अनबैलेंस्ड लिखो तो वो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगेगा, तो इसलिए नॉर्मली हम उसे फोर्स वर्ड ही यूज करेंगे। लेकिन है कौन, वो अनबैलेंस्ड है, दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स की बात क्लियर हो गई? ठीक है, वेरी गुड। अब इससे रिलेटेड हमें पढ़ने हैं न्यूटन्स लॉज। 3 लॉज हैं, वो 3 लॉज पढ़ने हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ, और इसके नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स इसमें नोट करने की जरूरत नहीं है, वो हम दे देंगे। अब बात हो रही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बात करनी है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली है आप लोगों ने, ठीक है, वो v इक्वल टू यू प्लस AT, वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, और ये क्या है, लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट हम बात कर रहे हैं इसकी। और एकदम सिंपल सा लॉ है, ये सिंपल सा है, लेकिन एक वर्ड है पहले उसे समझते हैं, वो है इनर्शिया। दिस इज इनर्शिया। इस फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं हम। क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसकी स्टेट चेंज का अपोज करती है। समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो वो क्या करेगी, कोशिश ये करेगी कि वो रेस्ट में ही रहे। अगर वो चल रही है तो वो चलने की कोशिश करेगी हमेशा, मतलब जो स्टेट है उसकी उसी में रहने की कोशिश करती है। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी बाय विच ऑब्जेक्ट अपोजेस इट्स चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, दोनों बातें, रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी। अब जरा सोच के देखते हैं, जरा फोर्स लगा के देखो। सामने से एक ट्रक आ रहा है, ठीक है, ट्रक आ रहा है, बहुत धीमे धीमे आ रहा है, बहुत आराम से आ रहा है, वो 5 की स्पीड, सपोज 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला आ रहा है वो। ठीक है, और दूसरी एक साइकिल आ रही है, वो भी 5 की स्पीड से चली आ रही है। तो मीटर पर सेकंड ज़्यादा हो जाएगा, किलोमीटर ले लेते हैं, चलो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रक आ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक साइकिल आ रही है। हम फोर्स लगा के दोनों को रोकेंगे, क्योंकि अपने आप तो रुकने वाली नहीं है, उनके पास इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से वो अपने आप नहीं रुकेंगे। हाँ, फोर्स लगाएंगे तो ये काम हो सकता है। अब किसे रोक लोगे, साइकिल को या ट्रक को? साइकिल को रोक लेंगे। अब दोनों की स्पीड तो सेम थी, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि हम ट्रक को नहीं रोक पाएंगे, और किसे रोक लेंगे हम, साइकिल को। इसका मतलब क्या हुआ,
कि जो इनर्सिया है ट्रक की ज़्यादा है, वो अपोज कर रहा है ज़्यादा, वो इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है, और साइकिल जो है वो अपोज कम कर पाई, तुमने उसे रोक दिया। जबकि दोनों के पास टेंडेंसी थी अपोज करने की, दोनों के पास इनर्सिया है, तो इनर्सिया किस पर डिपेंड करेगी? मास पर। किस पर डिपेंड करेगी? मास पर। अगर मास ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का तो उसकी इनर्सिया ज़्यादा होगी, मास कम होगा उसकी इनर्सिया भी कम। क्लियर? तो इनर्सिया जो है वो किस पर डिपेंड करती है? मास पर डिपेंड करेगी। ठीक, तो इनर्सिया वाली बात क्लियर हो गई। जिसके पास मास ज़्यादा उसकी इनर्सिया ज़्यादा, जिसके पास मास कम उसकी इनर्सिया कम। कम मास वाले ऑब्जेक्ट को तुम जल्दी रोक लोगे, ज़्यादा मास वाली होगी उससे थोड़ा सा ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हमें। क्लियर? चलो अब फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ भी यही है। क्या है फर्स्ट लॉ? ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। कब तक? लेकिन एक कंडीशन है, हम रोकें तो रुकेगी ना, हाँ हम चलाएंगे तो चलेगी। मतलब until एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे तब तो गड़बड़ है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे तब तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। सिंपल सा लॉ। क्लियर? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगी। फिर ऐसे याद कर लेते हैं, कब तक रहेगी? जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। साइकिल आ रही है तो वो आ रही है, जाने दो, तुम क्यों रोक रहे हो उसे? नहीं रोको तो चली जाएगी। लेकिन अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि सर रुक तो अपने आप भी जाएगी साइकिल, अगर हम उसकी पैडलिंग बंद कर दें थोड़ी देर में रुक जाती हो, बिना किसी के रोके भी रुक जाती है। नहीं, वहाँ भी कुछ है। क्या है वहाँ पर? वहाँ है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा वर्क करता है कहाँ? अगेंस्ट द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वर्क करता है कहाँ? अगेंस्ट द मोशन। साइकिल आगे जाएगी तो वो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा वर्क करता है, वो पीछे लगता है। अब क्या होगा? जैसे ही पैडलिंग बंद करोगे वैसे ही क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगना शुरू हो गया, वो उसे धीरे धीरे करके रोक देगा। एयर रेजिस्टेंस भी है, हवा का जो प्रेशर होता है ना, एक तरह से सोच लो हवा चल रही हो तो जल्दी रुक जाओगे, तो वो एयर रेजिस्टेंस भी है। एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को अगर हटा दें, भाई दो फोर्स है वहाँ पर, एयर रेजिस्टेंस भी फोर्स है, फ्रिक्शन भी फोर्स है, इन दोनों को अगर हम हटा दें तो वो साइकिल चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, वो कभी रुकेगी नहीं। समझ गए बात को? ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं वो सोचते हैं जरा, एग्जाम्पल्स क्या हैं। एक तो यही हो गया। दूसरा हम बात करते हैं, जैसे हम बस में जा रहे हैं, अचानक क्या हुआ? बस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, तो क्या होता है? ब्रेक लगाते ही हम आगे की ओर झुकते हैं। झुकते हैं, क्यों झुके? जब हम जा रहे थे तो हमारी पूरी बॉडी बस के साथ चल रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है, मतलब हम पूरे के पूरे हम भी किस में हैं? मोशन में हैं। अचानक क्या हुआ? ब्रेक लगे। ब्रेक लगने से जो पैर हैं हमारे बस के कांटेक्ट में वो तो रुक गए, ऊपर वाली बॉडी फ्री थी। जब ऊपर वाली बॉडी फ्री थी तो वो क्या होगा? वो आगे की तरफ मूव करेगी, तो वो आगे मूव करेगी तो आगे की तरफ गिर जाएंगे। समझ गए? तो उसके लिए पकड़ के रखो भाई, नहीं गिरोगे और क्या। तो फोर्स हाथ पे लगेगा, रोकने के लिए फोर्स किस पे लगेगा? हाथ पे लगेगा, लेकिन बच जाएंगे। ठीक है, इसका उल्टा, खड़े हुए थे, पता ही नहीं था, बातें कर रहे हैं दोनों दोस्त आराम से, अचानक क्या हुआ? ड्राइवर ने गियर डाला और चला दी गाड़ी। जैसे ही वो गाड़ी चलाएगा कहाँ गिरेंगे? पीछे। अब पीछे क्यों गए? रेस्ट में है इस समय। किसमें? रेस्ट में। अब क्या है? अचानक से चलेगी जब बस, तो ये बस कहाँ चल देगी? आगे। पैर चले गए आगे, पैर आगे जाएंगे, ऊपर वाली बॉडी जो है वो अभी नहीं जा रही है आगे। जब वो आगे नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? वो वहीं रहेगी। गौर से समझना, ये यहीं है ऊपर वाला, और ये चल दिया, देखो ये चल दिया, तो एक्सपीरियंस क्या होगा कि हम पीछे गिर रहे हैं। ठीक है, तो जो बॉडी कांटेक्ट में थी उस पर फोर्स लगा, वो या तो चल दी या रुक गई। जो फ्री थी उस पर फोर्स नहीं लग पाया तो वो उसके अपोज करती हुई दिखाई दे रही है। समझ गए? ऐसे ही अगर हम बस से उतरे, चलती बस से उतरे तो गिरोगे। क्यों गिरते हैं? क्योंकि जैसे ही बस से कूदेंगे हम, चलती बस से कूदने पर हमारी पूरी बॉडी जो थी वो मोशन में आ जाएगी। जब हमारी पूरी बॉडी मोशन में आ जाएगी, ज़मीन पे गिरते ही पैर ज़मीन पे जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे, पैरों पर फोर्स लगाएगी अर्थ, और वो उसे रोक देगी पैरों को। पैर तो रुक गए, ऊपर वाली बॉडी तो अभी चली रही है, तो तुरंत आगे जाएगी, वो आगे जाएगी तो गिर जाएगी। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए कुछ।
ऐसे ही और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कोई एक ले लो ब्लैंकेट, कंबल, और ब्लैंकेट लेके उसे लकड़ी से पीटना शुरू करो, तो उसमें से डस्ट पार्टिकल अलग हो जाएंगे, क्योंकि जब हमने उसे पीटा ऐसे लकड़ी से, तो लकड़ी से पीटने पर क्या होगा, वो जो ब्लैंकेट है वो तो मूव कर जाएगा, और डस्ट पार्टिकल पे तो फोर्स लग नहीं पाया, तो डस्ट पार्टिकल जो थे वो वहीं रहेंगे, वहीं रहेंगे तो वो नीचे वहीं गिर जाएंगे। ब्लैंकेट पे फोर्स लगा लकड़ी का, ठीक है, जब वो फोर्स उस पर लगा तो ब्लैंकेट से आगे, और डस्ट पार्टिकल वहीं पर नीचे गिर जाएंगे। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जब भी तक हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होगी। ठीक है, इनर्शिया इन रेस्ट बोल सकते हैं, इनर्शिया इन मोशन बोल सकते हैं, और डायरेक्शनल इनर्शिया भी बोल सकते हैं। डायरेक्शनल का मतलब हो गया कि जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज भी नहीं करेगी। ठीक है, अगर वो सीधी जा रही है तो फोर्स लगाओगे तभी तो मुड़ेगी। सही है, जैसे क्या होता है, बस में बैठे हुए सीट पे और बस वाले टर्न मारा तो तुम दूसरी साइड गिरते हो, कैसे गिरे? वही कंसेप्ट है, सेम। जैसे ऐसे जा रहे थे, अब जो टच है, कांटेक्ट में है जो पोर्शन, वो तो बस के साथ मुड़ गया, लेकिन ऊपर वाला वहीं रहेगा, ऊपर वाला वहीं रहेगा, ये इधर चला गया। देखो ऐसे, जैसे ये है, अब ये यहीं रखूंगा मैं इसे, और ये जो है नीचे ये बस मूव करेगी इधर की तरफ, ऐसे जाएंगे, ऐसे मुड़ेगा, तो उसके अपोज इधर ऐसे बस इधर मुड़ेगी तो इधर की तरफ गिरेंगे, इधर मुड़ेगी तो इधर की तरफ गिरेंगे। ठीक है, क्योंकि फोर्स लगने से एक पोर्शन तो डायरेक्शन चेंज कर गया, लेकिन जो फ्री वाला पोर्शन था वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, वो सीधे ही चल रहा है, तो अब ऐसा गिरता हुआ सा दिखाई देगा। क्लियर हो गया? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करो भाई, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम एक वर्ड और पढ़ेंगे, वो है मोमेंटम। एक नया वर्ड आपके सामने आ रहा है और वो है मोमेंटम, तब हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। तो एक वर्ड और पढ़ते हैं पहले, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की। ठीक है, कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम है। तो अभी हम लीनियर ही पढ़ेंगे, तो लीनियर मोमेंटम को नॉर्मली मोमेंटम भी बोल देंगे, लेकिन है कौन सा? लीनियर। इसका फॉर्मूला है P इक्वल टू एम इंटू वी। P इक्वल टू क्या है? m इंटू वी। एम मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो अगर हम मोमेंटम को यहां से डिफाइन करें तो एकदम सिंपल सा हो गया, क्या? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of the body is known as linear momentum of the body. The product of mass and velocity of the body is known as linear momentum of the body. अब इसे समझें कैसे, कि है भी ये कुछ कि नहीं है। तो इसे समझने के लिए ऐसा करो, अभी एक एग्जांपल लिया था ट्रक और साइकिल का, दोनों की स्पीड कैसी थी? सेम। दोनों की स्पीड कैसी थी? सेम स्पीड से आ रहे थे दोनों। अब हम ऐसा करते हैं, दो साइकिल ही ले लेते हैं, और दोनों साइकिल जो है उनकी स्पीड अलग अलग है। एक 5 की स्पीड पे, एक 15 की स्पीड पे आ रही है, दोनों की स्पीड कैसी है? अलग अलग। तो फिर बताओ, फिर 5 की स्पीड वाली को जल्दी रोक दोगे, 15 वाली को? 5 वाली को रोक देंगे। मतलब फोर्स स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है, मास पे तो डिपेंड कर ही रहा था, इनर्शिया वाली बात। अब वो फोर्स किस पे डिपेंड और करने लग गया? स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है। जब वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि एक ऐसी क्वांटिटी, एक अलग से हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ें जिसमें मास भी हो और स्पीड भी हो, इसलिए हमने एक नया वर्ड लिया, या कहो नई एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना स्टार्ट की, और वो है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्लियर हो गया। लीनियर मोमेंटम के लिए यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट होगी किलोग्राम, एंड वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकेंड। ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी। ठीक है, और P जो है वो प्रोपोर्शनल m के भी होगा, और P प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के भी होगा। मतलब मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? जिसका मास ज़्यादा होगा। मोमेंटम किसका कम होगा? जिसका मास कम होगा। ऐसे ही वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी ज़्यादा, मोमेंटम ज़्यादा, वेलोसिटी कम, मोमेंटम कम। ठीक है, तो मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पर और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? अब इसी लीनियर मोमेंटम का यूज करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में।
क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है एफ, जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो लिखा है बस इतना सा ही लॉ है। क्या है, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो एफ प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी से, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा से, डेल्टा चेंज को शो करता है, और रेट वर्ड का मतलब है टाइम का क्या कर दो, डिवाइड। रेट जहां भी आएगा वहां पर क्या होगा, टाइम का डिवाइड हो जाएगा। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा नॉर्मली टी या डेल्टा टी जो भी यूज करो। अब डेल्टा पी क्या है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू, पी क्या है, मोमेंटम में चेंज, चेंज के लिए हम ऐसा कर सकते हैं P2 माइनस P1 ओवर T लिख सकते हैं इसे। चेंज हो गया, P2 बाद में जो मोमेंटम है, P1 पहले जो मोमेंटम है, बाद वाले मोमेंटम में से पहले वाले मोमेंटम को माइनस कर दो ओवर टाइम, ये आ गया डेल्टा P। डेल्टा P क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज का मतलब क्या है, बाद में से पहले वाले को माइनस कर दो। बाद में सपोज P2 है, इनिशियली सपोज P1 है, तो P2 माइनस P1 अपॉन T। अब बाद में और पहले को कैसे शो करेंगे हम, इससे हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो mb माइनस mu अपॉन टी, f इज प्रोपोर्शनल टू m कॉमन v माइनस u ओवर t। हाँ, ये v और u याद आ रहे होंगे। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल, फाइनल मतलब बाद वाली, u क्या है, इनिशियल। ये फॉर्मूला है, m इंटू वी फाइनल हो गया, m इंटू यू इनिशियल हो गया, फाइनल P2 में से क्या माइनस करना है, P1। F इज प्रोपोर्शनल टू m, ये है एक्सेलरेशन, v माइनस u ओवर t एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बन गया, एक्सेलरेशन। प्रोपोर्शनल साइन हटा दो, कांस्टेंट आएगा k, और k का किसी भी यूनिट सिस्टम में जो वैल्यू है वो 1 है, तो f इज इक्वल टू क्या बचा, ma बचेगा। ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसे भी बोल सकते हैं और इसे भी बोल सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, कुछ बुक्स में तो डायरेक्ट लिख रखा है, यही लिख रखा है, और 9th क्लास के स्टैंडर्ड का लिख रखा है उन्होंने सीधा सीधा क्या, कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज नोन एज फोर्स विच इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन नहीं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मेनली यही है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये है लॉ, उसे हम एक्सप्लेन करके यहाँ तक लेके आएंगे, एफ इज इक्वल टू ma तक। क्लियर, तो ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इससे एक्सीलरेशन की बात आ गई कि a जो होगा वो f ओवर m होगा, यहाँ से a किसके इक्वल होगा, f अपॉन m के, मतलब एक्सीलरेशन जिसका सेम फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, अगर मास कम है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा, फोर्स सेम होगा। मतलब हम ट्रक को धक्का दें और साइकिल को धक्का दें, तो ट्रक की एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा या साइकिल का, साइकिल का, क्योंकि साइकिल का मास कम है, मास कम है तो उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, और ट्रक का मास ज़्यादा है तो उसका एक्सीलरेशन कम होगा। क्लियर, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात हुई, एफ इज इक्वल टू एम। क्लियर, अब मोमेंटम और लॉ को दोनों को कंबाइंड करते हैं, जरा कंबाइंड कैसे करते हैं देखो, समझो। एग्जांपल है, बहुत ढंग से समझना। जैसे क्रिकेट खेला है, पहले वही चलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को कैच करते हैं, तो बॉल को कैच करते समय हम क्या करते हैं, बॉल को कैच करते समय हम क्या करते हैं, बॉल हैंड्स को हम थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं, शिफ्ट करते हैं। उसके पीछे रीज़न यही सेकेंड लॉ है। देखो, जो मोमेंटम में चेंज है, मतलब बॉल आ रही है तो उसके पास मोमेंटम है, मूव कर रही है, हमने उसे रोक दिया तो मोमेंटम खत्म, तो चेंज इन मोमेंटम वो किसके इक्वल होगा, एफ टी के। चेंज इन मोमेंटम वो किसके इक्वल होगा, एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम। बात को समझो, चेंज इन मोमेंटम हम बोल रहे हैं एफ इंटू टी के इक्वल होगा।
ठीक है, इक्वली ले लेते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनल की वैल्यू 1 आई थी तो उसका कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, इक्वल ले लिया। अब जरा समझो, डेल्टा पी सपोज डेल्टा पी 100 है, डेल्टा पी इज 100, एफ इंटू टी, अगर एफ 100 होगा तो टी 1, और अगर हमने इसे 10 कर दिया तो एफ कितना हो गया 10, क्योंकि ये टोटल तो 100 ही रहना है, इसे चेंज नहीं कर रहे, चेंज इन मोमेंटम फिक्स कर रहे हैं, कांस्टेंट है ये, वेरी नहीं कर रहा है। जैसे बॉल आ रही थी 100 के मोमेंटम से, हमने 0 कर दिया तो चेंज इन मोमेंटम हो गया 100। अब यहां पर देखो एफ इंटू टी है ये। अब समझो, अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और टाइम अगर ज्यादा हो गया